Hello students, welcome in 11th class physics. Students, we have completed 4 units of our syllabus and today we are going to start the next unit, that is center of mass and rotational mechanics. तो बेटा in unit number 3rd we discussed about the linear mechanics as discussed by the Newton. Bodies are moving in straight line or curved path. So in that case Newton's laws are valid. So today we are going to study about the rotational mechanics. In such mechanics, objects are moving या rotating about a fixed axis, that is called axis of rotation. तो जैसे अर्थ है सन के अराउंड रोटेट कर रही है, फैन रोटेट करता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो उन सभी ऑब्जेक्ट की मोशन है जो वो दैट इज़ रोटेशनल मोशन, और उसे ही रोटेशनल मैकेनिक्स में हम बेटा काउंट करते हैं. ठीक है, तो टेकिंग वन बाय वन हम अपने टॉपिक्स को शुरू करेंगे इस यूनिट्स के अंदर. तो बेटा सिंपली अगर देखा जाए तो अगर बात करें कि कोई भी बॉडी अगर देखा जाए तो इट इज़ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, लेट्स से दिस इज द बॉडी. तो इट इज़ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मासेस m1 m2 m3 m4 सो nth पार्टिकल्स. तो यू कैन से दैट दिस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल मेकिंग द बॉडी. ओके, और इन सभी पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको बेटा? सिस्टम बोलते हैं. तो यू कैन से दैट एक कलेक्शन लिख सकते हैं हम, एक कलेक्शन, राइटिंग हेयर, a collection of any number of particles, a collection of any number of particles interacting, a collection of large number of particles interacting with one another, interacting with one another, with one another are said to form a system, are said to form a system. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. कहता है कि अगर पार्टिकल्स का हम कोई कलेक्शन ले लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का कलेक्शन कर लें, और वो पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं भाई? इंटरेक्ट कर रहे हैं विद ईच अनदर, तो दैट फॉर्म ए सिस्टम. तो अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज सिस्टम, तो आप कहोगे बेटा कि सिस्टम क्या है? कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, एंड पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. तो यू नो कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू देयर मासेस. लेट्स से दीज आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो होगा क्या? मान लीजिए पार्टिकल का बेटा मास m1 है, ये मास m2 है, तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में क्या भाई? कोई ना कोई इंटरेक्शन, इंटरनल फोर्स भी है बेटा. तो जो इंटरनल फोर्स है उसकी वजह से पार्टिकल क्या करते हैं बेटा? इंटरेक्ट करते हैं, और दिस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल इज नेम्ड एज सिस्टम बेटा. ओके, particle interacting with one another means that particle are exerting forces on another. obviously बात है बेटा, अगर पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर क्या लगते हैं बेटा? फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. तो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज कैन बी रिगार्डेड एज ए सिस्टम. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ पर्टिकुलर साइज है तो आप उसको क्या बोल सकते हो बेटा? सिस्टम बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो बेटा? आप उसको सिस्टम बोल सकते हो. तो ये जो सिस्टम है बेटा, यहाँ पे 2 टाइप्स की फोर्स एग्जर्ट कर सकती हैं. तो बेटा वन फोर्स इज इंटरनल फोर्स एंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स तो क्या बेटा? पार्टिकल्स के इनसाइड लगती है जो इंटरेक्ट करते हैं पार्टिकल, इंटरनल फोर्सेज है. बट अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी की अगर आप स्टेट चेंज करना चाहते हो तो आपको बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बेटा एक्सटर्नल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे यूनिट का डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो बेटा देखा जाए सिंपल, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि यू हैव ए सिस्टम हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, इंडिविजुअल मासेज मान लीजिए m1 m2 m3 m4 mn. ठीक है बेटा, तो ये पार्टिकल्स हैं और हैविंग पर्टिकुलर मासेज. इफ़ आई से, इफ़ आई अनेबल टू फाइंड ए पॉइंट वेयर द whole mass of the body act, that mass is called center of mass.
इट मीन्स बेटा अगर मैं इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के इनसाइड कोई ऐसा पॉइंट ले लूँ जिसके ऊपर पूरी बॉडी का, कंप्लीट बॉडी का मास एक्ट करे, उसे बोलते हैं बेटा सेंट्रोमास। तो इसका मतलब क्या है बेटा, सेंट्रोमास है क्या? सेंट्रोमास इज ए पॉइंट वेयर द कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी एक्ट। यहाँ पे देखा जाए इंडिविजुअल मासेज है M1, M2, M3, Mn, ये तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है बेटा। बट हम चाहते हैं कि इस बॉडी के इनसाइड कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करें जहाँ पर कंप्लीट बॉडी का मास एक्ट करता है। ओके, तो उस पॉइंट को क्या बोलता है बेटा, ये सेंट्रोमास बोलता है। क्या बोलता है इसको? सेंट्रोमास। और सेंट्रोमास हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी जो प्रॉब्लम है बेटा, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वो इजी हो जाती है। अगर देखा जाए यहाँ पे अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की अगर मास को काउंट करें बेटा, तो हमें इंडिविजुअल मास को कंसिडर करें तो n पार्टिकल का मास को हमें इंडिविजुअल कंसिडर करना पड़ेगा। बट अगर हम क्या करें, n पार्टिकल्स के इंस्टेड मतलब जगह पर अगर हम सिंगल पॉइंट को लेकर चलें जहाँ पे कंप्लीट बॉडी का मास एक्ट करता है और वो सभी लॉ को ओबे करता है जो न्यूटन्स के लॉ इन इंडिविजुअल मासेस पे लगते हैं, तो बेटा उस पॉइंट को क्या बोलता है, ये सेंट्रोमास बोलता है। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बेटा सेंट्रोमास क्या है बेटा, इट इज़ ए पॉइंट, सेंट्रोमास क्या बेटा, इट इज़ ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है बेटा, एट विच इट इज़ ए पॉइंट at which the entire mass of system या body is supposed to be concentrated। तो सेंट्रोमास क्या है बेटा, इट इज़ ए पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। ठीक है बेटा, इट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंप्लीट बॉडी का, एंटायर बॉडी का मास एक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोला उसने बेटा, सेंटर ऑफ मास बोला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो लोग आपके इंडिविजुअल पार्टिकल पे एक्ट करते हैं वही लोग इस पॉइंट पे भी लगते हैं बेटा। ठीक है, बट इजीनेस क्या हुई, एक तो आप बेटा n पार्टिकल की मोशन को कंसीडर करके चलते हो, ओके, बट हम n पार्टिकल्स को छोड़ के अगर एक पॉइंट की मोशन को कंसीडर करें तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा जो इंडिविजुअल पार्टिकल को लेके हम कंसीडर करके मोशन को डिस्कस करते हैं। इसलिए हमें सेंट्रोमास की रिक्वायर पड़ी बेटा। ठीक है, नीड पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सेंट्रोमास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। सेंट्रोमास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो यू हैव टू पार्टिकल सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे टू पार्टिकल्स हैं तो सिस्टम बन जाता है बेटा, और उसका हम सेंट्रोमास निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान के चलते हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। ओके, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं इसको। तो कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, मासेस m1 एंड m2 लोकेटेड एट a एंड b। मान लीजिए ये आपका पॉइंट a है, ये पॉइंट आपका b है बेटा। तो a और b पॉइंट पे, और यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास क्या बेटा m2, टू पार्टिकल्स हैं। और मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है बेटा r1, और सेकंड पार्टिकल का बेटा पोजीशन वेक्टर क्या बेटा r2। पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं बेटा, पोजीशन बताता है। क्या बताता है भाई, पोजीशन बताता है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अब बात करते हैं बेटा कि जो फर्स्ट पार्टिकल है बेटा उसका जो मास m1 है, सेकंड पार्टिकल मास m2 है, उनका पोजीशन वेक्टर क्या बेटा r1 एंड r2 है बेटा। तो ऑब्वियसली बात है भाई, मान लेते हैं कि इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो पोजीशन है सेंट्रोमास ऑफ द सिस्टम, मान लेते हैं सेंट्रोमास कहाँ लाई करता है, सपोज दैट यहाँ पे सेंट्रोमास लाई एक्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एंटायर मास एक्ट करता है, और इस सेंट्रोमास की जो पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं बेटा दैट इज आर वेक्टर। क्या बेटा, आर वेक्टर क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर है सेंट्रोमास का। ठीक है,
तो सेंटर ऑफ मास का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अंटायर बॉडी का मास एक्ट करे उसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा, इस आर को ही निकालना है। आर क्या है, इज ए पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम एक्ट। तो इस पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे बेटा, आर वेक्टर आर डिस्टेंस पे है, तो हमें यही निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, मान लेते हैं कि जो पार्टिकल m1 है और m2 अगर वो मूव करते हैं, तो सबसे पहले देखिए तो वेलोसिटीज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v1 इज इक्वल टू dr1/dt, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज dr2/dt, दिस इज द सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाई बेटा F1, और सेकंड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाते हो आप F2। तो F1 एंड F2 आर द एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल्स। और मान लेते हैं बेटा कि जो कैपिटल F12 है और कैपिटल F21 है बेटा, ये इंटरनल फोर्सेज है। क्या है ये बेटा, इंटरनल फोर्सेज है ड्यू टू देयर मासेज। तो दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट बेटा, ठीक है। तो ये आपकी बात कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात करें अगर हम, फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा बेटा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी। सेकंड का कितना होगा बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, तो m2 इंटू v2। तो ये सारे पैरामीटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेटा अब देखिए न्यूटन साइकिल लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये अगर हम यहाँ पे न्यूटन साइकिल लॉ मोशन अप्लाई करें तो फर्स्ट पार्टिकल पे अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कितना होता है बेटा, dp/d, ठीक है। और फोर्स क्या है बेटी, इंटरनल फोर्स F1 और एक्सटर्नल फोर्स कितना बेटा F2। ये न्यूटन साइकिल लॉ लगाया बेटा फर्स्ट पार्टिकल पे। सेकंड पार्टिकल पे अगर न्यूटन साइकिल लॉ लगाएं तो dp2/dt इज इक्वल टू F2 प्लस F21 बेटा, ठीक है। तो ये हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, टोटल फोर्स यहाँ पे हम लेके चले हैं बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब आप सभी को पता है बेटा मोमेंटम क्या होता है, m1 इंटू v1, m2 इंटू v2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशंस में p1 को किससे रख देंगे बेटा, यहाँ पे m1 इंटू v1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, m2 इंटू v2 लिखेंगे यहाँ पे, m2 इंटू v2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मोमेंटम को रिप्लेस किया है जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं बेटा, इसको इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 1, इसको इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 को मैं अगर ऐड करता हूँ, इफ़ आई ऐड बोथ इक्वेशंस, तो व्हाट वी हैव बेटा d/dt m1 v1 प्लस d/dt m2 इंटू v2 इज इक्वल टू F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21, ठीक है। सभी को ऐड किया बेटा हमने। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो बेटा F1 इज इक्वल टू माइनस F21। तो बेटा अगर हम देखा जाए तो F1 इज इक्वल टू F21, तो अगर इनका इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या बन जाती है बेटा, d/dt, यहाँ से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा m1 v1, और इस इक्वेशन से क्या आ जाता है बेटा m2 v2 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा F1 और F21 को अपोजिट एंड इक्वल पुट किया तो ये जीरो हो जाता है, तो दिस इज F1 प्लस F2 हो जाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि F1 जो इंटरनल फोर्सेज है बेटा वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। और सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बेटा d/dt, यहाँ पे क्या था बेटा m1, यहाँ पे क्या था बेटा v1, तो v1 की वैल्यू बताई थी मैंने बेटा dr1/dt, m2 इंटू v2 दैट इज dr2/dt, यहाँ तक क्लोज ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास F1 प्लस F2 है, इन दोनों का एक सिंगल फोर्स ले लेता हूँ दैट इज F कंप्लीट फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेटा सिंपल करें और d/dt, यहाँ से बेटा d/dt कॉमन ले लें, यहाँ से भी, तो अगर आप d/dt कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बच जाता है बेटा m1r1 प्लस m2r2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और बेटा इधर आ जाता है कैपिटल F, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा d की अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन बिकम्स d²/dt² और m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल f, ठीक है बेटा।
तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। अब देखिए अगर हम क्या करें बेटा, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो d²/dt² है, यहाँ पे इक्वेशन आपकी m1r1 प्लस m2r2, हम क्या करें m1 प्लस m2 से डिवाइड कर लेते हैं और बेटा m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने, और इधर बेटा f, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, दिस वन, अगर हम इसको, ये जो टर्म आपकी, इसको मैं r कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, r क्या बेटा, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बेटा ये जो वैल्यू है यही किसकी, सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन आ गई, क्योंकि r क्या बेटा पॉजिटिव वेक्टर था ना सेंटर ऑफ मास का, ये इसी में हम इंटरेस्टेड थे। तो अगर हम इक्वेशन में ये वैल्यू रख लेते हैं तो इक्वेशंस बिकम्स, इस इक्वेशन में देखा जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, m1 प्लस m2 d²/dt² इंटू r, ठीक है बेटा, वेक्टर दैट इज इक्वल टू f। तो दिस इज आल्सो f इज इक्वल टू, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, और ये वंस अगेन दिस इज द न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि d²/dt² क्या बेटा, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेम फोर्स सेम इक्वेशन को ओबे करता है सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल करते हैं। तो यू कैन से दैट कि जो न्यूटन साइकिल लॉ है हमने इंडिविजुअल मास पे लगाया और ये सेंटर ऑफ मास पे लगाया बेटा, तो सेम इक्वेशन आती है, सेम सेटिस्फाइड इक्वेशन करता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टोटल मास सपोज टू बी कंसिडर्ड एट ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज r, ठीक है भाई, और टोटल फोर्स क्या बेटा यहाँ पे स्मॉल f है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसका जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। बट सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम का एक्सप्रेशन ये आ जाता है बेटा, r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बेटा। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।